नोएडा की खबर से, जहां पर नोएडा एक्सप्रेसवे पर पोल से कार टकरा गई। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। बड़ी दुर्घटना हुई है। शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई नोएडा में। यहां पर जो कार टकराई है उसके बाद 3 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। ये तस्वीरें भी आ गई हैं, आप देख सकते हैं कार किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे में 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। तो शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 3 लोगों की मौत हुई है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर यह घटना हुई है जिसमें 3 युवकों की मौत हुई है। इसके पीछे की वजह क्या है, इसको पुलिस जांच रही। तो नोएडा एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई। सामने पोल से ये कार टकरा गई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार टकराई है और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। आज लगभग 7:30 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक्सप्रेस वे में एमटी यूनिवर्सिटी के सामने एक एक्सीडेंट हो गया है। उसे मौके पर देखा गया कि एक गाड़ी टाटा टियागो है जो एडवर्टाइजिंग के पोल से आकर के टकरा गई है और इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक भाटी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस हादसे के पीछे की वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? कितने लोग इसमें सवार थे? शादी की नोएडा एक्सप्रेसवे पर काफी बार ये और स्पीडिंग जो गाड़ियां की होती हैं काफी बार ये हादसे में देखने को मिली हैं। पार्टी से लौट रही 3 युवकों की ये मृत्यु इसमें बताई जा रही है। ये सुनील कश्यप जो कि जेई में थे, इनकी दोनों पुत्रों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसको डीसीपी ने भी बताया कि अनियंत्रित होकर ये गाड़ी जो है वो पोल में जाकर टकराई थी। ठीक है। और अभिषेक, अभी मतलब अगर हम ये माने कि जिस तरीके से हादसा हुआ ये ओवर स्पीड अभी मानी जा रही है। जी, ओवर स्पीड के चलते ही अक्सर हादसे होते हैं। ये अक्सर हमने देखा है कि एक्सप्रेसवे पर काफी बार कभी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट जाती है तो कभी डिवाइडर में जाके टकरा जाती है। तो वही सेम चीज आज सुबह हमें देखने को मिली। ये लोग पार्टी में से वापस लौट रहे थे, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ। तीनों की मौके पर मौत हो गई थी। अस्पताल में इनको मृत्यु घोषित कर दिया गया था। ठीक है अभिषेक भाटी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी जिले में सरयू नदी की बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। रामनगर तहसील क्षेत्र में सरयू नदी की बाढ़ के चलते 55 घर नदी में समा गए। वहीं कुछ गांवों के किनारे सरयू नदी तेजी से कटान कर रही है, जिसके चलते इन गांवों के लोगों ने अपना सामान समेटकर पलायन शुरू कर दिया है। सरयू नदी की बाढ़ से परेशान लोगों का हाल जानने के लिए राज्य मंत्री सतीश शर्मा बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बेघर हुए 55 बाढ़ पीड़ितों को 1,20,20,000 की सहायता राशि दी है। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश के क्रम में आज जो विधानसभा रामनगर विकासखंड सूरतगंज के बबुरी गांव में हम लोग गए थे। वहां पर 55 से अधिक घर नदी में समा गए हैं। संकट की घड़ी में हमारी सरकार ऐसे सभी पीड़ितों के साथ में है। सभी के खातों में 1,20,000 रुपये सहायता राशि के खाते में भेज दी गई है। 55 लोगों का आवासीय आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। पूर्व में भी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगभग 300 लोगों को आवासीय आवंटन दिया गया। यहाँ पे जी, हम लोग 5 परिवार के हैं। बबुरी गांव के आई हैं? हाँ। बबुरी गांव कट चुका के है अभी? नहीं है अब। आप लोग ये पाइप पर कैसे लेटना बैठना होता बच्चों को लेकर? बहुत मजबूरी है, क्या करें। इसके अलावा कोई सरकार द्वारा कोई जगह चिन्हित दी गई है रहने के लिए? अभी तो नहीं दिए हैं, बाकी बोल रहा था जहाँ नप जाएगा तो हम देंगे। नाम क्या आप लोगों का? नाम सुमित्रा देवी। मेरा रंजिता गुप्ता। प्रशासन तरफ से आप लोगों को खाने की व्यवस्था क्या दी जाती है? खाना तो आता है, बाकी बदला नहीं जाते हैं। कल लोग बोले थे तो कल तहरी लेके आए हैं, आज पूरी भी लेके आए, सब्जी देते हैं।
अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अमित कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अमित, किस तरीके से बाढ़ से यहाँ पर हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? अभी क्या अपडेट है प्रशासन की ओर से? क्या वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं? अमित, चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बलिया से है, जहां खतरे के निशान से ऊपर बह रही घाघरा और गंगा नदी से सटे इलाकों में खतरा बना हुआ है। बाढ़ विभाग और प्रशासन के लोग युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। वहीं निहोरा नगर, गायत्री मंदिर नगर के लोगों ने बताया कि बाढ़ के समय जो नाव चलती है उसका पैसा देकर आना जाना पड़ता है। साथ ही स्कूली बच्चों को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऊपर से पानी आने के कारण जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। पहले शुरू में धीमी गति से हो रही थी, लेकिन 4 दिनों के अंतराल में करीब 1.5 से 2 मीटर गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा है। और इस जलस्तर को हम लोग जो है मैनेज कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या स्थिति है। अभी देखा गया है कि ऊपर से प्रयागराज से पानी का घटना चालू हो गया है और इस समय 58 पॉइंट जो है इस समय 58.73 मीटर है, जो 1.1 मीटर का अंडर लेवल से ऊपर है। लेकिन ये पानी नीचे प्रवाह हो रहा है, ऊपर से घटना चालू हो गया है, इसलिए इसका असर कोई खास नहीं है। बलिया में सर विगत 4 घंटों में जो देखा जा रहा है, क्या इस स्पीड से गंगा नदी बढ़ी है? तो 4 घंटे में 2 सेंटीमीटर बढ़ी है बलिया में। 2 सेंटीमीटर कोई 4 घंटे की रफ्तार से नहीं, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि 4। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, यहाँ पर जिस तरीके से बाढ़ से हालात बने हुए हैं, जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, प्रशासन कितनी मदद मुहैया करा पा रहा है? ताजा हालात क्या है? पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है और हर जगह अपने लोगों को लगा दिए हैं। इस एक्शन खुद बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और वो जो भी दिक्कतें हैं उसको कह रहे हैं कि हम दूर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी बाढ़ को लेकर। अमित, ताज़ा हालात क्या हैं? कितने इलाके यहाँ पर प्रभावित हैं? कितने लोगों के घरों पर भी यहाँ पर दिक्कतें आई हैं? घाघरा और गंगा का रौद्र रूप अभी क्या कहता है? कितने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है? जी, अभी थोड़ा ही खतरे के निशान से ऊपर चल रही हैं, मगर जो स्थिति अब हालात हैं कुछ अब ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। जिस तरह से पानी बढ़ रहा था उस तरह से पानी आज कुछ घटा हुआ है। ठीक है, ये अच्छा है कि पानी घटा हुआ है तो लोगों का खतरा भी कम होगा। बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर इटावा में देर शाम से हो रही लगातार बारिश की वजह से मैनपुरी फाटक अंडर ब्रिज में 4 फीट तक पानी भर गया। अंडर ब्रिज में पानी भरने की वजह से मैनपुरी से आ रही 2 कार और बस वहीं फंस गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 20 यात्री सवार थे। यात्रियों ने अपनी सूझबूझ से उतरकर अपनी घर की तरफ पैदल प्रस्थान किया। करीब 1 घंटे बीत जाने के बाद नगरपालिका के कर्मचारी पहुंचे, जिन्होंने जेसीबी से बस और कार का रेस्क्यू किया। 1 घंटा 45 मिनट हो गए। कहाँ जा रहे थे? अच्छा, कितने लोग आपकी गाड़ी में सवार थे? 3 लोग। अच्छा, प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की आपकी मदद की गई है अभी तक? आश्वासन दिया गया लेकिन अभी तक तो नहीं लगा। तो हमने देखा कि 4 व्हीलर आगे निकल गई तो हमारी भी निकल जाएगी। फिर आगे मोटरसाइकिल बंद हो गई, फिर गाड़ी चक्कर हमारी गाड़ी बंद हो गई। अच्छा, फिर हमने स्टार्ट की तो सेल्फ चला गया। पानी भरा हुआ 4 फुट। हाँ, निकलने परेशानी है। कौन कौन से वाहन है इसमें जो फंसे हुए अभी? एक बस फंसी है, एक कार डूबी हुई है, एक मोटरसाइकिल है। कितनी देर से फंसी है? ये हो गए कम से कम 20 मिनट से ज़्यादा। अभी निकल नहीं पाई है, क्या कारण है? निकल पाई है। क्या लग रहा है अभी कितनी देर में और निकल पाए? कोई अधिकारी वगैरह आए अभी? ये तो शासन जाना है, हम जाना कौन निकालेगा। अभी तक कोई यहाँ पे अधिकारी आए हैं? अब ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम तो भाई पैदल वाले। 1 घंटे से पानी भराव ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पे सभी लोग परेशान हैं। अभी कौन कौन से वाहन यहाँ फंसे हुए दिखाई दे रहे यहाँ हैं? बस फंसी हुई थी और 2 गाड़ी फंस चुकी हैं। उसके बाद में 3 मोटरसाइकिल फंस गई थी। उसके बाद में यहाँ पर सभी सामाजिक लोग थे, वहाँ फंस गए बेचारे। अभी क्या स्थिति है? अभी बहुत ज़्यादा गंभीर इस जगह में है और इसके बाद में यहाँ पर कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है जिसका पानी का दबाव बन के यहाँ से
व्यवस्था अच्छी हो सके यहाँ पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश और प्रदेश की सरकार भले ही गरीबों को आवास योजना के तहत आवास देने का काम कर रही हो, लेकिन कन्नौज जिले में विभागीय अधिकारी सरकार की योजनाओं को ही पलीता लगा रहे हैं। कन्नौज में बारिश से जर्जर मकान गिरने के बाद विभागीय कर्मियों ने पीड़ितों के नाम बीपीएल सूची में तो दर्ज किए, लेकिन पीड़ित परिवार को आज तक घर मुहैया नहीं हुआ। पीड़ित परिवार ने बताया कि पिछले दिनों बारिश में उनका मकान ढह गया था, जिसके बाद पहुंचे अधिकारियों ने बीपीएल सूची में नाम होने के अलावा फोटो खींचकर खानापूर्ति कर पल्ला झाड़ लिया। अब घर न होने की वजह से पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। समस्या भैया आवास के लिए सबसे कही कोई ना सुनता है। बताओ सारा सामान दबेगा, छोटे छोटे बच्चा मेरे दब जाते मर जाते तो हम क्या करते हैं। कौन गाँव है आपका? बोरामो। तो यहाँ का प्रधान कौन है? जनवेश यादव। तो ये बारिश में मकान गिर गया? बारिश में गिर गया, सब सामान दबेगो, राशन पानी दबेगो, हम क्या खाएं क्या खवाएं बच्चन को। तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, जब मिड डे मील में खाना बनाते हैं। अरे समस्या का कम ने 20 बेर अप्लाई करो है, दौर प्रधान दौर सेक्रेटरी, कोई नहीं ना ही रहो। अच्छा। मकान कम से कम 2 वर्ष है वही फटा पड़ा हुआ था जी। और कोई सुनवाई नहीं बाकी हुई रही जी। या आए तो पैदा ऐसा नहीं जो यानी कि पक्को धबरो बनवाई लें जी। तो बारिश में मकान गिर गया? हाँ, बारिश में ढह गया। ये बारिश इतनी भयंकर हुई कि मकान गिर गया, कुछ सामान भी दबा? अरे सामान मामा कुछ यानी कि खाने पीने का जो कुछ सामान था सब दब गया, ना ही चोट चपेट नहीं लगी किसी। कितने बच्चे हैं? बच्चे मेरे 3 बच्चे हैं। लड़का है या लड़की? हाँ, 1 लड़का 2 बेटी। 2 बेटी हैं। लेते हैं हमारे संवाददाता पंकज कुमार श्रीवास्तव फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, जिस तरीके से यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है और सीधे तौर पर बेघर हैं और बिना छत के यहाँ पर जीवन जीने को मजबूर हैं, अब क्या कुछ कार्रवाई होती हुई आगे दिखाई दे रही है? आपको बता दें चले जिस तरीके से ये मकान जर्जर था और ये जो है काफी दिनों से कह भी रहे थे, अधिकारियों के पास गुहार भी लगा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और जब मकान गिर गया तो इन लोगों ने फिर भी शिकायत की कि जिस तरीके से इनके रहने के लिए छत नहीं है, और वहाँ अधिकारियों के चक्कर भी काटे, तहसीलदार के पास भी गए ये लोग, और इसके बावजूद इनकी सुनवाई नहीं हुई। तो काफी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अधिकारियों की लापरवाही से गरीब जो है वो काफी परेशान यहाँ घूम रहा है और उसको मदद जो नहीं मिल रही है, तो काफी परेशानी का ये सामने जर्जर मकान था, गिर गया, तो ये मंजर सामने है सभी के। जी बिल्कुल सीधे तौर पर, यानी कि जो वादे किए जाते हैं, कोशिश भी रहती है सरकार की, लेकिन अधिकारी उसे जरूर पलीता लगाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए आपका। रामपुर के थानागंज क्षेत्र में छेड़छाड़ के मामले को लेकर आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी से शिकायत की है। डीजीपी को भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि एफआईआर के अनुसार युवती के भाई के विरोध करने पर उसे तमंचे के बट से मारा गया, जिसके बाद भी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराएं लगाई, जबकि मामले में कई संगीन धाराएं लगाई जानी चाहिए थी। उन्होंने शिकायत में लिखा कि इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी पुलिस ने मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की, जिससे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। दिए गए अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर जिस प्रकार थानागंज निवासी बिलाल को सार्वजनिक रूप से बट से पिटाई की गई तथा कथित रूप से नंगा करके पीटा गया, हाथ पांव तोड़ दिए गए, उसके संबंध में थानागंज में जो एफआईआर दर्ज हुआ है वह प्रथम दृष्टया धाराओं का घोर अल्पीकरण दिखता है। इसी प्रकार अब तक इतने गंभीर मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होना भी अत्यंत निंदनीय है। अतः मैंने यूपी के डीजीपी को एफआईआर से जुड़े समस्त तथ्यों से अवगत कराते हुए अविलंब इस मामले में सही धाराएं लगाए जाने और दोषी अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। लखीमपुर खीरी में निघासन तहसील के बाढ़ पीड़ित किसानों ने सुहेली साइफन को चालू कराने और सुहेली नदी पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग उठाई है। इसको लेकर उन्होंने दुधवा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रंगाराजू टी
को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि सुहेली नदी पर अतिक्रमण होने और सुहेली साइफन बंद होने से पानी की निकासी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वन संपदा का भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही पलिया और निघासन तहसील के सैकड़ों गांव में किसानों की हजारों हेक्टेयर फसलें भी बर्बाद हो रही हैं और इससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। सेली सैफन है, जो सेली की बराज बंद है और पीछे से नदी की खुदाई होने वाली है। नहर के उस पार और उस पार दोनों पार खुदाई में होने के बाद सैफन चलेंगे, लेकिन कई वर्षों से सैफन बंद है। जो सैफन की बात करते हैं तो सैफन चालू होते हैं, लेकिन नदी चालू नहीं है। इस टाइम भी नदी का पानी उसमें जा नहीं रहा, इसी वजह से हम बाढ़ पीड़ित हैं। हमारे क्षेत्र में पूरा 40-50 गांव बाढ़ में आ जाते हैं और जंगल में भी जानवरों के लिए बहुत दिक्कत आती है। स्कूली बसें बंद हो जाती है। इसके लिए हम माध्यम से यहाँ सर के पास पहुँचे हैं, दुधुआ नेशनल टाइगर फोर्स में। हमारी कुछ सहायता के लिए ये भी कहाँ से कोई उपाय किया जाए। हम डीएम साहब को भी ये विज्ञापन दे चुके हैं और ऊपर भी जहाँ भी हम सब जा चुके हैं, लेकिन हमारा कहीं से कहीं ये मसला हल हो जाए। नहीं तो क्या कब्जा है पानी तक वहाँ तक पहुँचा? वहाँ दोनों साइड पे जो ज़मीनें बंद है, जहाँ तहाँ किसी ने कुछ वो भी रखा है। बाकी नदी के बहाव पानी उधर जाता ही नहीं, बिल्कुल नदी गहरी नहीं है। नदी ऊपर मिट्टी पाट रखी नदी ने और सुतिया में पानी पूरी नदी का सुतिया में जा रहा है, जो कि हालांकि 24 सैफन में जाना चाहिए। नहीं सर, यही है वो जो लठुआ घाट से सैफल में पानी नहीं जा रहा और सैफल तो साफ है, पर जिधर नदी का 3-4 किलोमीटर नदी को भर गया है, वो बालू भरा है। आगे अवैध कब्जा खेती कर रहे हैं, लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो वो हटाया जाए। और इधर सब हमारे जितने गांव हैं, कहने का मतलब निघासन का इधर का क्षेत्र सब वहीं से पानी निकलता, सब बाढ़ प्रभावित होता है। और स्कूल सड़कें टूट जाती हैं, बच्चों के 8-10 पढ़ाई भी छूट जाती है। तो बाकी और जानवर का भी, इसका जानवरों का, जंगली जानवरों का भी नुकसान होता है। जैसे मूर्तिया जंगल है, उसमें पानी 10 फुट भर गया, 5 फुट भर गया, वो खेतों में भागते हैं, कोई किधर भागते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बलरामपुर में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उनके घरों को लूटा जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि वहां पर उनका जीना मुहाल हो गया। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की ऐसी स्थिति को लेकर बलरामपुर में भी काफ़ी चिंता है। वहीं बलरामपुर में भी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। घुसपैठियों के मद्देनजर उत्तरी बंगाल की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में बीएसएफ को तैनात किया गया है। वहाँ की प्रधानमंत्री और वहाँ के राजनीतिक दल हुए हैं, वही अकारण ही वहाँ के रहने वाले हिंदू समाज को वहाँ के अतिवादी, वहाँ के राष्ट्रद्रोही, उनको अपना निशाना बना रहे हैं और अकारण ही हिंदुओं के घर जलाए रहे हैं। उनके पवित्र स्थान को अपवित्र किया जा रहा है और उनको हर प्रकार से उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। उससे पूरा भारत और पूरा हिंदू समाज आहत है। उसी भावना को व्यक्त करने के लिए हमारे आज समाज के अगुआ अशोक तिवारी जी ने एक जुलूस निकाल करके और यहाँ प्रतीकात्मक रूप से अपना विरोध प्रकट किया है। मैं भी एक हिंदू समाज का एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दे रहा हूँ। बंगाल की घटना को देख करके पूरा विश्व हतप्रभ और इसीलिए आरबीएल दल आज बलरामपुर में एक आक्रोश सभा करके ये कार्यक्रम कर रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार लंका में सेना भेज करके वहाँ के दुख को दूर किया गया था, उसी प्रकार से बंगाल में भी सेना भेजे, हर प्रकार की व्यवस्था करे और अपने देश के अंदर जो खुर्शीद आलम, सज्जन वर्मा और ये जो ओवैसी 3 लोग गृह की धमकी दिए हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज करावा। इन सब मांगों के साथ हम लोगों ने आरबीएल दल ने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया है, जिसका शुभारंभ हमने शांति यज्ञ से किया है। संस्थाओं के द्वारा बांग्लादेश में हिंदू समाज के ऊपर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में आज सभी लोग एकत्रित होकर के शहीद वीर विनय कायस्था जी के प्रतिमा के समक्ष हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका समाधान निकालें और हिंदू समाज के लोग के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए बांग्लादेश के आतताइयों को
ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए आज पूरे देश की जनता ये मांग कर रही थी।